हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की पोएम द रोड नॉट टेकन, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं। इस पोएम को मैं आपको दोनों तरह से एक्सप्लेन करूंगी, एक तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग और दूसरा इसका डीप मीनिंग यानी कि छुपा हुआ अर्थ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो ये मानते थे कि मैन इज़ अ चॉइस मेकिंग एनिमल। हम सभी अपनी लाइफ में सुबह से शाम तक बहुत सारी चॉइसेस करते हैं, क्या खाना है, क्या पहनना है। आप स्टूडेंट्स हैं, एक पेन भी ख़रीदना होता है तो भी आप उसमें अलग अलग चॉइस करते हैं, कौन सी कंपनी का लेना है, कौन से कलर का लेना है। ये तो बात है नॉर्मल चॉइसेस की। लेकिन कुछ बड़े निर्णय जैसे कि हमारी करियर से संबंधित जो चॉइसेस होती हैं उनका हमारी लाइफ पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं ये पोएम द रोड नॉट टेकन। जैसे कि इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि वह रास्ता जो नहीं लिया गया। यहाँ रास्ता जो है वो हमारी चॉइसेस का सिंबल है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। इस स्टैंजा में कवि कहता है कि एक बार कवि जंगल में एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से दो रास्ते अलग अलग दिशा में जा रहे थे, और इस स्टैंजा में कवि ने जंगल के साथ येलो वर्ड यूज़ किया है, जिसका अर्थ है जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां पीली पड़ गई हैं, जो शायद इसलिए हैं कि कवि जब वहाँ गया तब ऑटम सीजन था यानी कि पतझड़ का मौसम था, और इस वजह से ही वहाँ के सारे पेड़ पौधे पीले रंग के दिखाई दे रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। कवि को इस बात का दुख है कि वो दोनों रोडों पे एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकता है, और कवि ही क्या, शायद ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं, आप 10th पास करके जब 11th में आपको एडमिशन लेना होता है तो आपको स्ट्रीम चूज़ करनी होती है कि आपने आर्ट्स लेना है, साइंस लेनी है या कॉमर्स लेनी है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बच्चा एक साथ साइंस की भी पढ़ाई कर ले, आर्ट्स की भी कर ले और कॉमर्स की भी कर ले। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमें सोच समझ के कोई भी एक स्ट्रीम अपने लिए चुननी पड़ती है। वैसे ही कवि भी काफ़ी समय वहाँ खड़ा होके सोचता रहा कि वो कौन से रोड पर जाए। एंड लुक्ड डाउन one as far as I could to where it bent in the undergrowth। जब कवि वहाँ खड़ा होकर सोच रहा था तो उसने नोटिस किया कि उनमें से एक रोड आगे जाके झाड़ियों में से कहीं लुप्त हो जाता है, मतलब कि कवि को दिखाई देना बंद हो जाता है। ये आप सबने नोटिस किया होगा कि हमारी दृष्टि की भी कुछ लिमिट्स होती हैं। हमें कुछ दूरी तक तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है और उसके बाद धुंधला दिखाई देने लगता है और फिर बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। और शायद इसीलिए कवि ने भी अंडरग्रोथ वर्ड यूज़ किया है, जिसका मतलब होता है झाड़ियाँ। हमारी नज़रों से जो वस्तु दूर होती जाती है वो हमें छोटी दिखाई देने लग जाती है। शायद ऐसा ही कवि के साथ भी हुआ होगा कि जो नज़दीक से उसको पेड़ नज़र आ रहे थे वो दूर हो जाने पर झाड़ियों का रूप ले लेते हैं और कुछ समय के बाद रोड उनको दिखाई देना बंद हो जाता है। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। जब कवि को लगा कि एक रोड तो झाड़ियों में कहीं खो गया है तो कवि ने दूसरे रास्ते पे चलने का निर्णय लिया, क्योंकि दूसरा भी उसको उतना ही सुंदर दिख रहा था जितना कि पहले वाला। यहाँ कवि ने एक वर्ड यूज़ किया है जस्ट एज फेयर, जिसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। पहला तो ये
कि दोनों रोड एक समान ही सुंदर हैं, और दूसरा ये कि पोएट फेयरली अपने रास्ते का चुनाव करना चाहता है, मतलब उसमें वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता, बिल्कुल सोच समझ के सही रास्ता चुनना चाहता है। और इस रोड का चुनाव करते हुए कवि को लगता है कि यही रोड शायद ज़्यादा सही है, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा घास उगी हुई है और उसको कम लोगों ने इस्तेमाल किया है, यानी कि उसके ऊपर कम लोग चल के गए हैं। क्योंकि जिस रास्ते पर ज़्यादा लोग चलते हैं उस रास्ते पर उगी हुई घास थोड़ी सी दब जाती है या कम हो जाती है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, यहाँ कवि ने रोड के लिए वांटेड वेयर वर्ड का यूज़ किया है, जो कि एक निर्जीव वस्तु है, और निर्जीव वस्तुएं कभी भी कोई डिज़ायर नहीं करती, कोई इच्छा नहीं करती। यहाँ कवि ने पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन का बहुत ही अच्छा यूज़ किया है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि किसी निर्जीव वस्तु या पशु पक्षी को इंसान की तरह की क्वालिटी दी जाती है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन दैम रियली अबाउट द सेम। लेकिन जब कवि ने उस रोड पर चलना शुरू किया तो उसे लगा कि इस रोड को भी उतना ही यूज़ किया गया था जितना कि पहले वाले को, मतलब उस रोड के ऊपर भी पहले वाले रोड के बराबर ही लोग चलकर गए हुए थे। इसका क्या मतलब है कि हम सभी अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, सबसे हटके। ऐसा करने से हमें फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। जब हम किसी ऐसे प्रोफेशन को चुनते हैं जिसमें पहले से ही काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, तो वो हमें काफ़ी गाइड कर सकते हैं उसके बारे में, उनसे हमें गाइडेंस मिल जाता है। लेकिन जब हम कुछ अलग करना चाहते हैं तो उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स, कमियां और उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, वो हमें खुद ही फेस करनी पड़ती हैं। कोई भी हमें पहले से गाइड नहीं कर सकता। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. इस स्टैंजा में कवि कहते हैं, उस सुबह दोनों ही रोड एक समान ही पेड़ की पत्तियों से ढके हुए थे, और उस सुबह कोई भी उन रास्तों के ऊपर से चलकर नहीं गया था। शायद उस सुबह कवि ही उन रास्तों पे चलने वाला पहला व्यक्ति था, क्योंकि जो पत्तियां उन रास्तों पे गिरी हुई थी वो बिल्कुल वैसे की वैसी थी, उनके ऊपर से कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। आपने देखा होगा कि जब हम किसी खुले मैदान में या खेत में जाते हैं तो पतझड़ के मौसम में वहाँ पगडंडियों के ऊपर काफ़ी पत्ते गिरे हुए होते हैं, और जब उनके ऊपर से चलते हैं तो वो हमारे पैरों से कुचलने के कारण गहरे हरे या थोड़े काले दिखाई देने लगते हैं। लेकिन वहाँ उन रास्तों पे जो पत्ते गिरे हुए थे वो बिल्कुल एज इट इज़ थे, यानी कि वो काले नहीं पड़े थे। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। इस लाइन में कवि ने ओ वर्ड यूज़ किया है, जो ये दिखाता है कि कवि ने बड़े दुख के साथ पहले रोड को फिर कभी यात्रा करने के लिए रख लिया। इसका मतलब है कि फिर कभी आकर उस रोड पे यात्रा करेगा, ऐसा सोच के उन्होंने पहले रोड को छोड़ दिया और दूसरे रोड पे चलने का निर्णय लिया, जबकि कहीं ना कहीं उनको भी ये पता था कि ये संभव नहीं है कि वापस आकर उस रोड पर यात्रा कर पाए, क्योंकि एक रोड हमेशा दूसरे रोड को लीड करता है, नेतृत्व करता है। इसका मतलब है कि जब हम कोई रास्ता चुन लेते हैं तो उसे बदल पाना आसान नहीं होता। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था कि जब हम 10th के बाद अलग अलग स्ट्रीम का चुनाव करते हैं, मान लो किसी ने ये सोचकर कि उसे डॉक्टर बनना है, मेडिकल साइंस ले लिया, और किसी परिस्थितिवश उसका MBBS में एडमिशन नहीं होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि वापस जाके वो दोबारा से +1 और +2 आर्ट्स में या कॉमर्स लेके करे।
ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वहीं से वो कोई और रास्ता निकाल लेता है, जैसे कि बीडीएस कर लिया या फिर मेडिकल साइंस में ही कोई और करियर कोर्स कर लेता है। यही मतलब है कि रास्ते में से ही दूसरा रास्ता हम निकालने की कोशिश करते हैं कि चलो ये नहीं हुआ तो इससे रिलेटेड कुछ और कर लें, लेकिन उस रास्ते पे दोबारा चल पाना, आ पाना संभव नहीं होता है, जो हमने पहले किसी और दिन यात्रा करने के लिए छोड़ दिया था। I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages and hages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि काफ़ी समय के बाद जब कवि पीछे मुड़कर देखेगा तब वह निर्णय लेगा कि पास्ट में जो रोड उसने चुना था वो गलत था या सही था, क्योंकि जो भी रास्ता हम आज चुनते हैं उसका रिज़ल्ट हमें फ्यूचर में ही पता चलता है। वैसे ही जैसे आज आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट तो आपको परीक्षा परिणाम आने के बाद ही पता चलता है कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, सही किया या गलत किया। इस लाइन में कवि ने शाय वर्ड यूज़ किया है, जिसका अर्थ होता है गहरी सांस छोड़ते हुए। यह गहरी सांस खुशी या संतुष्टि की भी हो सकती है और दुख की भी। अगर हम सही निर्णय लेते हैं, सही चॉइस करते हैं, तो वह फ्यूचर में हमें खुशी देगी, और अगर हमारी चॉइस गलत हो जाती है तो हमें दुख होता है। कवि ने यहाँ यही समझाने की कोशिश की है कि हमारी चॉइस का हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक सही निर्णय हमें हमेशा खुशी और संतुष्टि देगा, जबकि गलत निर्णय हमेशा ही हमें दुख और निराशा देगा। कवि की ज़िंदगी भी उनकी सबसे अलग तरह की चॉइस की वजह से ही ऐसी है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी का कोई भी निर्णय बहुत ही समझदारी से लेना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो ये थी आज की पोएम द रोड नॉट टेकन।